एक क्वेश्चन है। एक अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन के संदर्भ में यदि एमपीसी बराबर 0.6 है तो एमपीएस का संभावित मान क्या है? तो दो चीजें है, एमपीसी और एमपीएस। तो यहाँ पे एमपीसी का मान 0.6 है, तो एमपीएस का मान पूछा है तो उसका मान हो जाएगा 0.4, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक रूल है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1। अब एमपीसी और एमपीएस क्या है? तो एमपीएस है सीमांत बचत प्रवृत्ति और एमपीसी है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक, थोड़ा कंफ्यूजन है एमपीसी सी और एस में, फिर भी कोई बात नहीं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्राथमिक घाटा शून्य होता है? तो कब घाटा शून्य होता है? यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे के बराबर है, यानी ब्याज का भुगतान, जो हम ब्याज किसी से रुपया लिए और उतना हम ब्याज दे दिए, मतलब सिंपल कहने का मतलब घाटा मतलब क्या होता है कि अगर ब्याज है ना घाटे के बराबर है, मेरा उतना घाटा हुआ और ब्याज भी मिला, उतना ही ब्याज मिला, उससे ज्यादा ब्याज नहीं मिला, तो क्या हो गया? घाटा, प्राथमिक घाटा। तो यहाँ ब्याज मिलने की बात की गई थी। अगर ब्याज उतना ही मिला जितना घाटा हुआ तो असल में प्राथमिक घाटा शून्य होता है। इसके बाद है आयकर अधिनियम में धारा 56(2) खाली स्थान से संबंधित है, तो इसमें एंजल टैक्स होगा। एंजल टैक्स क्या होता है समझते हैं। पहले एंजल टैक्स समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे। एंजल टैक्स यानी भारत की अर्थव्यवस्था में धन शोधन को रोकने के लिए वर्ष 2012 के केंद्रीय बजट में एंजल टैक्स की अवधारणा पेश की गई थी। अब एंजल टैक्स जो है भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2) 7(b) को संदर्भित करता है, जिसमें आयकर अधिकारी जो है स्टार्टअप कंपनियों से अतिरिक्त करों को चुनौती देते हैं जिन्होंने प्रारंभिक एंजल निवेश से एक प्राथमिक चरण के स्टार्टअप उद्यम के लिए निर्धारित बहुत कचरा है, बहुत डिटेल्स हैं, तो सिर्फ जान लीजिए आयकर अधिनियम में धारा 56(2) है, एंजल टैक्स से संबंधित है, बस खिचड़ी है एंजल टैक्स। उसके बाद है निम्नलिखित जानकारी से राजस्व प्राप्ति की गणना कीजिए। तो राजस्व प्राप्ति क्या होगा? अगर राजस्व घाटा बराबर जीडीपी का 2.80%, राजस्व व्यय जीडीपी का 10.80%, तो इसमें 8 होगा। कैसे प्राप्त होगा? तो इसमें क्या करेंगे, राजस्व व्यय, व्यय जो है खर्चे में से घाटे को माइनस कर देंगे, खर्च हुआ और घाटा हुआ, तो ऐसे हमारा राजस्व प्राप्ति आ जाएगा। ठीक, दोहराने के लिए फिर से दोहरा देते हैं। अगर राजस्व घाटा जीडीपी का 2.8080 है और राजस्व व्यय जीडीपी का 10.80 है, तो समीकरण यह बना सकते हैं कि राजस्व प्राप्ति जितना होगा, राजस्व प्राप्ति में राजस्व व्यय माइनस राजस्व घाटा, तो राजस्व प्राप्ति। इकोनॉमिक्स से थोड़ा खिचड़ी होना ही है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं, का प्राकलन करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य पर विचार किया जाता है। क्योंकि क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें दोहरी गणना की समस्या होती है, डबल काउंटिंग होती है। ठीक, डबल काउंटिंग होती है जीडीपी में।
बस होती है, इकोनॉमिक्स है, जीटीबी में डबल काउंटिंग होती है, बस जान लीजिए। भारत में संपत्ति पर वेल्थ टैक्स और उपहार पर गिफ्ट टैक्स को कागजी कर के रूप में क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? तो आंसर में होगा वे दूसरों करों की तुलना में अधिक राजस्व उत्पत्ति नहीं करते हैं, उत्पन्न नहीं करते। मन वेल्थ थोड़ी ना उतना कुछ जनरेट करेगा, बहुत हो गया। जैसे किसी के पास कार है तो वो उतना वेल्थ जनरेट करके नहीं देगा, या गिफ्ट है, गिफ्ट क्या जनरेट करके देगा, तो इसीलिए वे दूसरे करों की तुलना में अधिक राजस्व उत्पन्न नहीं करते। आंसर है ये, एमटीएस में पूछा गया था। उसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है तो वो है, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। बहुत झूठ है, दादा भाई नौरोजी इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय गणना करने की कोशिश की थी व्यक्तिगत रूप से, ठीक। और कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जब ये गलत होगा, सी गलत होगा, यानी तीन ऑप्शन है वो सही होगा, तो सही पर नजर डालते हैं। एनआई की, नेशनल इनकम की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, जैसे मैंने बोला था। एनआई की गणना करने वाला पहला आधिकारिक प्रयास पीसी महानोबिलिस द्वारा किया। देखिए, पीसी महानोबिस जो है वो आधिकारिक रूप से शुरू किया, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने सबसे प्रथम शुरू किया था। फिर है एनआई की गणना, यानी नेशनल इनकम की गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग डॉक्टर वी के आर डी राव ने किया था। वी के आर डी राव, देखिए तीन चीज आ गया। पहला गणना किया दादा भाई नौरोजी, आधिकारिक गणना पीसी महानोबिलिस, और तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया था डॉक्टर डी आर के राव ने, ठीक। ये हो गया। अब आराम से ग्रॉस वैल्यू एडेड हटाइए, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। सी एस ओ ने डैश में सकल वर्धित मूल्य की अवधारणा को अपनाया 2015 में। सीएसओ ने 2015 में सकल वर्धित मूल्य को अपनाया। बस राइट डाउन कर लीजिए, थोड़ा याद करने वाला भी नहीं है ना ही ट्रिकी है। स्तंभ ए में दी गई अवधारणा को स्तंभ बी में दिए गए उनसे संबंधित विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं। तो सुमेलन में ऑप्शन ए। तो अवमूलन क्या है? अवमूलन क्या है? मूल्य के बाह्य मूल्य में आधिकारिक कमी, उसे कहते हैं अवमूलन, ठीक। मूल्य ह्रास क्या है? यानी डिप्रिसिएशन क्या है? यानी विनिमय की बाजार दर में गिरावट। तो डिप्रिसिएशन क्या होगा कि एक वस्तु है, उसका मूल्य जितना में खरीदे थे ना, समय के साथ उसका वैल्यू वैल्यू घट रहा है, क्योंकि जो वो चीज है ना यूज हो रहा है, बस। अस्फीति, मुद्रास्फीति और अस्फीति। स्फीति मतलब महंगाई, अस्फीति मतलब दाम घट रहा है। तो सी का तो घरेलू मुद्रा का संकुचन, यानी अस्फीति यानी घटाव, यानी महंगाई घट रही है। अब जैसे घरेलू चीज है, तो जैसे घरेलू कोई शीशा बनाता, तो 5 रुपए का बनाया, महंगाई बढ़ा, 5 रुपए का बनाया 10 रुपए में बेच रहा है, महंगाई बढ़ा तो वो 12 रुपए में बिकने लगा, तो फायदा होगा घरेलू में, घरेलू चीज का फायदा होगा। लेकिन वही अस्फीति हो जाएगा, यानी घटाव हो जाएगा, महंगाई नहीं रहेगी, तो 5 का सामान 7 में बिकेगा, तो उसे घाटा लगेगा। लेकिन जो खरीदेंगे उसके लिए अच्छा होगा कि हाँ, 10 की जगह 7 में बिक रहा है सामान। उसके बाद है ऑप्शन डी। तो डी विनिमय नियंत्रण, विनिमय नियंत्रण यानी विदेशी मुद्रा नियंत्रण, विनिमय विनिमय मतलब इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है ये। उसके बाद है शुद्ध निवेश क्या है? शुद्ध निवेश मतलब सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास,
जितना निवेश किए हैं उसमें से डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो शुद्ध निवेश हुआ, सिंपल। तो ये चीज हुई। स्तंभ ए में दी गई अवधारणा को स्तंभ बी में दिए गए उनसे संबंधित विवरण के साथ सुमेलित करिए। डायरेक्ट मिलाएंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये राष्ट्रीय उत्पाद का मौद्रिक मूल्य है, उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। बी का ए, तो इसमें बी क्या है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। अलग अलग कुल राष्ट्रीय उत्पाद है किसी निश्चित अवधि में व्यक्ति के उत्पादन द्वारा प्राप्त वार्षिक आय। ठीक, इतना हो गया। फिर सी में है व्यक्तिगत आय, यानी व्यक्तिगत आय के कर के बाद उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। प्रयोज्य व्यक्तिगत आय, यानी वर्षों के दौरान माल सेवाओं का कुल उत्पाद। ठीक, ये सिंपल था। अगर फिर से सुना जाए तो, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है, तो वो होगा शुल्क और जुर्माना कर। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है। राजस्व यानी इंग्लिश में कुछ टर्म होता है, राजस्व यानी वो चीज जो बार बार पैसा देता है। ठीक, तो गैर, जैसे हम किसी चीज को किराए पे दे दिए तो वो बार बार हमें किराया देगा, तो वो रेवेन्यू हो जाएगा, यानी मेरा आय हो जाएगा, रेवेन्यू बार बार आएगा। लेकिन अगर मैंने कोई रद्दी बेच दिया, अखबार पेपर रद्दी बेच दिया, मतलब वो अनिश्चित है, कभी कभी बेच दिए, वो हमारा काम नहीं है, तो उसे गैर मतलब राजस्व कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गैर कर यानी टैक्स, गैर टैक्स राजस्व है, तो यानी शुल्क, कोई चीज पर शुल्क लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। अब ट्रैफिक के उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो जुर्माना लगा, तो ये निश्चित थोड़ी ना है कि जुर्माना हमेशा 500 आदमी भरेगा, 600 आदमी, अनिश्चित है, भरेगा भी नहीं भरेगा, किसी शहर में 0 होगा, किसी शहर में 100। ये गैर कर राजस्व है। इसके बाद है, यदि जीएनपी पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति की दर 9% है तो अर्थव्यवस्था उत्पादन में 7% की वृद्धि हुई। यहाँ पर भी माइनस। फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन, यदि जीएनपी पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट 16% अधिक है और मुद्रास्फीति की दर 9%, तो इसमें माइनस करेंगे, तो जितना अधिक है 16% अधिक है, मुद्रास्फीति की दर क्या है 9%, यानी महंगाई की दर क्या है 9%। 16% अधिक 16 माइनस 9, तो 7% क्या होगा, उत्पादन में 7% में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई। एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में क्या घटाना चाहिए, तो मूल्य ह्रास। तो जीडीपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मतलब मोटा मोटा इनकम जो घरे जो भारत के अंदर ही हुआ, और उसमें से मूल्य ह्रास डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा। ठीक, निम्नलिखित करों को लागू करने के क्रम की पहचान कीजिए। तो क्या है ऑप्शन, निम्नलिखित करों को लागू करने के कर कैसे कैसे लागू होगा वो दिया है। तो पहला कर होगा भूमि राजस्व, उसके बाद बिक्री कर, उसके बाद होगा मॉडरेट टैक्स, उसके बाद सेवा कर। ये ऐसे टैक्स का लाइन है, ऐसे क्रम है, भूमि टैक्स पहले आएगा, बिक्री टैक्स बाद में आएगा, मोड टैक्स आएगा, फिर लास्ट में सेवा कर आएगा, तो ऐसे है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सिर्फ सही पे जाएंगे। तो सही है, राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। मतलब कहने का मतलब ये इंग्लिश टर्म है, हिंदी में नहीं समझा जा सकता है, तो फिर भी
नेशनल इनकम उत्पादन लागत यानी एफसी पर निवल ये इंग्लिश टर्म है, ये हिंदी से समझा नहीं जा सकता। तो खैर इसे छोड़ते हैं, उसके बाद चलते हैं, छोड़ते हैं।